नमस्कार दोस्तों, कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 11 तक की वीडियो को ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। यदि किसी कारणवश आप इस वीडियो को नहीं देखा है, तो उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट को देखिएगा और सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आप सिलेक्शन तभी ले पाएँगे, जब आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज का पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि यहाँ पे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है ना अष्टाध्यायी, इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास अष्टाध्यायी की हम बात करें, ये दोस्तों क्या है आपके पास, तो एक प्राचीन जो है ग्रंथ है और एक किस प्रकार ग्रंथ है, तो संस्कृत का व्याकरण से बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा का व्याकरण दोस्तों कहते हैं अष्टाध्यायी को, और इसके लेखक हो जाएंगे पाणिनि, जो है इसके लेखक हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अष्टाध्यायी में हम बात करें तो इसमें मौर्य काल के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और दोस्तों जो अष्टाध्यायी है इसमें कुल कितने सूत्र दे रखे हैं, तो 3996 दोस्तों यहाँ पे क्या है इसके पास सूत्र दे रखे हैं किसमें, अष्टाध्यायी में। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें कि एक हमारे पास होता है पतंजलि, पतंजलि एक लेखक है। पतंजलि लेखक दोस्तों कौन है, इसके एक पुस्तक है कौन सा, महाभाष्य। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महाभाष्य के लेखक कौन है, तो आपको बताना होगा कि महाभाष्य के लेखक कौन हो जाए, पतंजलि यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करें कि यहाँ पे चरक संहिता किसने लिखा था, तो चरक संहिता लिखा गया था चरक के द्वारा, चरक संहिता। ठीक है, और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जैसे कि नाट्य शास्त्र एक एग्जाम पूछा जाता है आपसे, नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र लेखक कौन हो जाएंगे, तो भरत मुनि इसके लेखक हो जाएंगे, नाट्य शास्त्र के भरत मुनि। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और ये वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आपका स्कोर कितना बना है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में स्कोर शेयर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग स्कोर शेयर नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। इस बार भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर नहीं करेंगे। देखते हैं फिर भी आप लोग बात मानते हैं या नहीं, भगवान जाने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका निर्माण अकबर द्वारा नहीं करवाया गया होगा। आपको वही चूज करना है जो अकबर द्वारा निर्माण नहीं कराया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा तो दिल्ली की जामा मस्जिद है, इसका निर्माण अकबर ने नहीं किया। बाकी आगरा किला का निर्माण किसने किया है, तो अकबर के द्वारा किया गया है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की दोस्तों हम बात करें तो ये भी अकबर के द्वारा ही करवाया गया इसका निर्माण, और बुलंद दरवाजा ये भी आपके अकबर के द्वारा ही करवाया गया है इसका निर्माण। जबकि दोस्तों हम बात करें जामा मस्जिद, तो दोस्तों दिल्ली की जामा मस्जिद है ये शाहजहां द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। किसी द्वारा, शाहजहां द्वारा दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। दोस्तों आप बात करेंगे आगरा किला कहाँ पे है, तो आपकी कहाँ पे है, यूपी में है आगरा का किला, और आगरा मतलब कि इसके ज़िले में भी पड़ता है। और दोस्तों हम फतेहपुर सीकरी की हम बात करें तो ये दोस्तों आपके कहाँ हो जाएंगे, तो फतेहपुर सीकरी दोस्तों क्या है, एक जगह के नाम ही है फतेहपुर सीकरी। यहाँ पे बुलंद दरवाजा दोस्तों ये इसके निर्माण किसने कराया था, अकबर ने करवाया था। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो दोस्तों जो सर्वेंट ऑफ इंडिया है सोसाइटी, इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, कब करवाया गया था, तो 1905 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा। और दोस्तों हम बात करें कि एक इम्पोर्टेंट आपके पास आता है कि आर्य समाज। ठीक है, ये सवाल आपके एग्जाम पूछे जाते हैं कि आर्य समाज के लेकर मतलब कि संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये थे दयानंद सरस्वती। कौन थे, दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। ठीक है, और दोस्तों यह स्थापना वर्ष को हो जाएगा तो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। दोस्तों हम बात करें कि होम रूल लीग की, तो होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और ये कब किया गया था दोस्तों, तो 1916 ईस्वी में इसका निर्माण की स्थापना किया गया था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें कि ज्योतिबा फुले द्वारा क्या क्या करवाया गया था, तो सत्य शोधक समाज, सत्य
शोधक समाज, आपसे पूछा जाए कि शोधक समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो ज्योतिबा फुले जी इनके संस्थापक हो जाएंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारे प्रश्न यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। दोस्तों आपको पता है कि जो कैबिनेट मिशन था ना, ये 1946 में दिल्ली पहुंचा था। कब? 1946 में। इसमें आप देखिएगा तो इसमें 3 व्यक्ति थे कौन? सर स्टोफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सर जॉन साइमन थे ना, ये नहीं थे, ठीक है। साइमन जो थे यहाँ पे नहीं थे। दोस्तों साइमन कौन थे? तो साइमन कमीशन जब भारत आया था ना, उसमें साइमन था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि कैबिनेट मिशन में कौन शामिल नहीं था, तो ये सर जॉन शामिल नहीं था। बाकी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस शामिल थे, सर स्टीफन क्रिप्स शामिल थे और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये सभी शामिल थे। यानी कि तीनों शामिल थे। ऑप्शन बी वाला जो है व्यक्ति, ये शामिल नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों हैबियस कॉर्पस से इंग्लिश मीनिंग है इसका, दोस्तों हिंदी मतलब होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आपसे हिंदी पूछा जाए इसका मतलब क्या होता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है इसका हिंदी में मीनिंग। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप सभी ध्यान रखेंगे कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 जो है ना, इसके तहत जो है यहाँ पे आपके जो उच्चतम न्यायालय होते हैं वो रीट जारी करते हैं 5 प्रकार के। वही दोस्तों हम बात करें कि हाई कोर्ट जारी करते हैं वो 226 के तहत करते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो कितने करते हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो रीट जारी करती है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हमारे प्रश्न यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है, तो आपको पता है दोस्तों भारत के जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वही क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं ना, वो उसे क्या बोलते हैं, स्पीकर भी कहते हैं, इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो राज्यसभा होते हैं उसके जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली जो है वो राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डैश अनधिक और 60 से अन्यून सदस्य होंगे जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे। यानी दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 170 है, अनुच्छेद 170 है, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सीट होनी चाहिए, अधिकतम दोस्तों 500 होनी चाहिए और न्यूनतम दोस्तों कितने चाहिए, तो 60 सीटें होनी चाहिए न्यूनतम। ठीक है, कुछ अपवाद भी है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना के तहत देश के तहत की गई है। दोस्तों भारतीय जो वित्त आयोग है, यानी कि वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 280 में जो है आपके पास वित्त आयोग की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों वित्त आयोग का उद्देश्य क्या होता है कि संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर अपनी सिफारिश देना होता है, किसका, वित्त आयोग का काम होता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक क्या होता है, तो उत्तर पश्चिम भारत में आप देखेंगे तो सर्दियों में क्या होती है, वर्षा होती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से क्या होती है, सर्दियों में यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे जो गुरु शिखर चोटी है ये किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे हो जाएगी, तो अरावली श्रेणी की क्या होगी, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, कौन सी, गुरु शिखर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। और ये कहाँ पड़ता है, आपके राजस्थान के अबुदा पर्वत पे स्थित है, कौन सा आपके पास, तो गुरु शिखर चोटी। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है। तो दोस्तों जो लेटराइट मिट्टी हमारे पास होती है वो मुख्य रूप से किस में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो ये दोस्तों ये कर्नाटक में आपको मुख्य रूप से पाई जाती है, कहाँ पे, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो केरल में भी पड़ता है, तमिलनाडु में भी मिलता है और उष्णकटिबंधीय जैसे प्रदेशों में भी ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ताप विद्युत संयंत्र और इसके स्थान का उनमें से कौन सा योग सम्मिलित नहीं है। ठीक है, देखिए नवेली दोस्तों कहाँ पे है, तमिलनाडु में, बिल्कुल सही दे रखा है। तालचे की दोस्तों हम बात करें यहाँ पे तो ये गलत है। पनकी कहाँ पे है, पनकी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही दे रखा है। और कोरबा दोस्तों कहाँ पे आपके पास, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है कोरबा। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है असम तालचे वाला, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डैश प्रति हजार व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या है, यानी कि प्रति हजार जो है व्यक्ति पर जो मृतकों की संख्या होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों उसे हम लोग जानते हैं मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है, दोस्तों क्रायोजेनिक जो है ना किसको दर्शाता है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो कम तापमान होता है इसे इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रायोजेनिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है, दोस्तों आपको पता है कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं यानी कि अपर रूप होते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से इसके अपर रूप नहीं होंगे। तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है और हीरा यानी डायमंड होता है, ये तीनों तीनों क्या होते हैं, तो कार्बन के अपर रूप होते हैं, जबकि कोयला दोस्तों क्या होता है, कार्बन का अपर रूप नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश से बनी होती है, तो जो पादप कोशिकाएं होती है इसकी जो भित्तियां होती है किससे मिलकर बनी होती है, आप सभी लोग ध्यान रखें दोस्तों, ये जो है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो पादप कोशिकाओं की भित्ति होती है किससे बनती है, सेलुलोज से बनी होती है पादप कोशिकाओं की भित्ति, ठीक है। और दोस्तों जो कोशिका होती है ना, कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी बीमारी जो है वो जीवाणुओं की वजह से होती है। बड़ी माता है, रैबीज है, एड्स है और एंथ्रेक्स है, ठीक है। दोस्तों यहाँ देखेंगे तो जो जीवाणु से होने वाली जो है ना दोस्तों बैक्टीरिया से, वो कौन सा, एंथ्रेक्स यहाँ पे वो जीवाणु के कारण से होती है, ठीक है। दोस्तों हम बात करें कि जो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बड़ी माता, दोस्तों हम बात करते हैं तो ये किस, जो बड़ी माता है ये दोस्तों किससे होता है आपके पास, तो बड़ी माता आपके पास वायरस से होता है, यानी कि विषाणु से बड़ी माता रोग होता है, ठीक है। एड्स भी किससे दोस्तों आपके पास होता है, वायरस से होता है, विषाणु से होता है। और रेबीज दोस्तों हम बात करें तो रेबीज किससे होता है, तो ये आपके भी विषाणु से ही होता है, ठीक है। जबकि यहाँ आप देखिएगा तो एंथ्रेक्स आपके क्या हो जाएंगे, जीवाणु से हो जाएगा। आपको हम कल बताए थे पिछले टेस्ट में कि हैजा किससे होता है दोस्तों, तो हैजा आपके किससे होते हैं, तो ये सभी जीवाणु से होने वाले बीमारी है हैजा। हैजा के साथ आप काली खांसी भी याद रखेंगे और क्षय रोग भी आप ध्यान रखेंगे और टिटनस भी ध्यान रखेंगे। टिटनस किससे होता है, तो टिटनस भी आपके किससे होते हैं, तो जीवाणु से ही क्या होता है, टिटनस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 20 से 21 मई 2024 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, ठीक है। दोस्तों ये कहाँ की गई है, कजाकिस्तान में की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। मई 2024 में फोन पे द्वारा किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की गई है, तो दोस्तों फोन पे द्वारा शुरुआत की गई है ये श्रीलंका में। मई 2024 में फोन पे द्वारा यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की गई है, कहाँ पे, श्रीलंका में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। मई 2024 में कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे तो ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रकार हमने आप सभी के लिए जो प्रैक्टिस है 12 का जो हमारे पास 20 क्वेश्चन थे जीके जिसके हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं मैथ्स की ओर। तो दोस्तों मैथ में हम बात करें तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन है। आपको पता है कि इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि आप सभी लोग ग्रेजुएशन पास किए हुए, तो इतना आपके पास तो जरूर मतलब नॉलेज होगा कि इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आप लोग आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है इसका, ठीक है। यानी कि 21 लिख करके जो भी आंसर आएगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है कि x का मान क्या होगा दोस्तों, रूट 625 क्या होता है, 25 का वर्गमूल होता है ना 625 भागा यहाँ पे रूट x है बराबर 1/5 है, ठीक है। यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे जिससे आप 25 से भागा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे हम कर सकते हैं इसको 25 बट्टे कितना रूट x बराबर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से इस बात को, तो यहाँ से हम रूट एक्स की वैल्यू निकाल ले तो ये कितना 25 गुना 5 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा ना। तो रूट एक्स पर कितना होगा 25। यदि हम एक्स की वैल्यू निकाल लें तो 125 पे ये रूट इधर आएगा तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 125 का जब स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 15,625 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस बात को समझ गए होंगे और आप लोग आसानी से बना भी लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है कि हल करने के लिए कह रहा है यहाँ पे हल कीजिए इसको, ठीक है। देखिए ये क्या आपके पास है, ये आपके पास ए है,
ये बी है, फिर ये है ए बी, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखिएगा ऐसे तो 0.15 का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, 0.12 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपके पास इसे सॉल्व कीजिएगा तो 0.09 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ए में दे रखा है। आगे प्रश्न कह रहा है कि 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर कितना, 28 रुपये है। देखिए जब भी आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर यहाँ पे लाभ और हानि का मतलब दे रखा होगा, उसका अंतर पूछेगा। यदि एक लाभ है एक हानि है तो आप इसको जोड़ दीजिएगा। तो 12 कितना होगा, 16%, यानी 16% की वैल्यू आपके पास कितनी है, 28 दे रखी है। तो 100% की वैल्यू आपको पूछी जाएगी कितनी होगी, तो 28/16 गुना कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो 28/16 गुना 100, यानी सॉल्व करेंगे तो 175 आपके पास आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्या कि विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है। एक मेज का मूल्य कितना रुपये है, 50 रुपये है। तो यदि एक मेज का दोस्तों दाम है 50 टका, तो 12 मेज का कितना हो जाएगा, तो 50 गुना 12 हो गया, कितना हो गया पास हो गया, 600 रुपये हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये है और कुछ कुर्सियां खरीदता है। ठीक है, तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या मेज की संख्या से ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने में उसको लगता है 5,000 रुपये लगता है, यानी कि यदि ये मेज 600 रुपये में खरीद चुका है, इसका मतलब कुर्सी खरीदने में उसको कितना रुपये लगा होगा, तो कुर्सी खरीदने में उसको लगा होगा आपके पास तो 46 कितना हो जाएगा, 600 घटा दीजिए, 44 रुपये से कुर्सी खरीदने लगा होगा। यदि एक कुर्सी का दाम 40 रुपये है दोस्तों आपके पास, और 4400 कुल कुर्सी का दाम है, तो कितनी कुर्सी खरीदी निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो 4400 बटा कितना कर देंगे, 40 कर देंगे, तो एक कुर्सी का दाम निकल जाएगा, तो कितना निकलेगा, 110 रुपये निकल जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक में यहाँ आप देखेंगे तो एक मेज का मूल्य 50 टका हो चुका है और एक कुर्सी का दाम हमारे पास 110 रुपये हो चुका है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो कितनी कुर्सियां खरीदे हैं हम लोग, 110 रुपये कुर्सी खरीदे हैं ना, और मेज कितना है दोस्तों आपके पास, तो यहाँ पे 50 है। ठीक है, सॉरी ये मतलब ये सॉरी 12 मेज है ना, तो 12 यहाँ पे कर देंगे। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा, आपके पास जो रेशियो बन के आएगा वो 55 अनुपात कितना आएगा, 6 का रेशियो आएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, बी में दे रखा है। क्या देखिए 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा कितना होगा। तो देखिए 25% है ना, तो 100 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 75, ये 75 होगा। ये फिर उसी प्रकार से 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, फिर ये कितना 90 बटा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप कट कीजिएगा तो आपके पास 54% आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम 100 में से घटाए हैं, समतुल्य बटा पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 में से 54 जब घटाएंगे तो कितना पास बचेगा, तो 46% बचेगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्या है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और यदि प्रत्येक 30 से दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ए जो है ना आपके पास कितने में काम करता है, 20 दिनों में, बी करता है कितने में, 30 दिनों में, और सी करता है कितने दिन में, 60 दिन में करता है काम। ठीक है, इसे आप निकालेंगे कितना टोटल काम, 60 हो जाएगा, 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 का 60 1। ठीक है, ये सभी क्या हुए दोस्तों आपके पास, तो ये सभी आपके पास एफिशिएंसी हो चुका है। देखिए कंडीशन क्या कह रहा है ना कि यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, यानी कि आप ये देखेंगे तो पहले दिन अकेला एक काम करेगा, फिर दूसरे दिन अकेला एक काम करेगा और तीसरे दिन उसको तीनों मिलकर काम करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हमारे पास कितना है, 3 है, फिर ए काम करेगा, 3 है एफिशिएंसी, अब तीनों मिलकर काम करेगा तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा। यानी अब हम देखें तो 3 दिन का काम हमारे पास कितना आ चुका है, तो 3 दिन का हमारे पास काम आ चुका है, 6 3 और 3 12 काम आ चुका है। दोस्तों हमको काम करना कितना करना है, 60 काम करना है, इसलिए हम 5 से यहाँ पे गुना करेंगे कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा ना। तो उसी तरह से हम भी क्या करेंगे, इधर भी 5 से गुना कर देंगे, तो 3 5 15, यानी कि 15 दिन में जो है ये 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखिएगा तो कह रहा है कि कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो 15 दिन में कंप्लीट होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा, बिल्कुल अच्छे से बना भी लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 पुरुष है किसी भी दीवार को 12 दिन में बना सकते हैं। मान लीजिए दीवार कितना है, दीवार 100 है, 100 इसलिए माने है कि 50% अधिक यहाँ पे कह रहा है, तो मूल दीवार से 150 50% अधिक
मान लीजिए कि मूल द्वारा हम कितना माने हैं, 100 माने हैं ना, तो मूल दीवार से 150% 50% अधिक दीवार 10 दिन बनाने के लिए कितने पुरुष आवश्यकता होगी, तो कितना परसेंट, 50% अधिक है, तो 100 में जब 50 जोड़ेंगे कितना होगा, 150 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, एक्स हम क्या माने हैं, तो पुरुषों की संख्या माने हैं, तो एक्स यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो आपके पास 9 आ जाएगी एक्स, और ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा हमारे पास। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं, क्या है कि एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर के कार्य करते हैं तो 6760 कमाते हैं, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए और बी का रेशियो पहले हम निकाल लेते हैं कितना ये काम करता है। तो ए कितने दिन में काम करता है, 5 दिन में काम करता है, ठीक है। बी करता है कितने में, 8 दिन में करता है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो इसकी 8 पंचे 40, इसका कुल काम आ जाएगा, टोटल वर्क देखिए ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 5 हो जाएगा। तो आप देखिए ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ चुकी है, तो 8:5 आ चुकी है ना, ठीक है। अब क्या है दोस्तों कि टोटल कितना कमाते हैं, 6760 कमाते हैं। तो इसमें क्या है कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा दोस्तों कितना होगा, देखिए 6760 जितना एफिशिएंसी है दोस्तों, यहाँ देखिए 8 5 13, किसका निकालना है, जिसका निकालना है उससे गुना कर देंगे। किसका निकालना है, हमको ए की निकालना है, तो ए कितना है 8 है, तो 8 से गुना कर देंगे। इसे आप सब सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास जो है ना 4160 निकल के आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या कितनी होगी। दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि मूल संख्या हमारे पास कितनी है, तो हमारे पास मूल संख्या दोस्तों x है, ठीक है। हम जो सवाल कहेगा वही हम करते जाएंगे। यदि किसी संख्या के 75% को यानी x के 75% को 75/100 को 75 जोड़ दिया जाए, 75 जोड़ देते हैं, तब क्या कहता है कि तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है, यानी कि बराबर मूल संख्या हम क्या माने थे, x माने थे, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास जो निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि a माइनस बी का 40% ए प्लस बी के 20% के बराबर है, तो बी ए के कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल दोस्तों हम कर देंगे क्या, तो ए माइनस बी यहाँ पे दे देंगे, गुना कितना कर देंगे, 40% है ना, 40 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बराबर क्या करना कर देंगे, तो ए प्लस बी गुना 20% बराबर बटे कितना, 100 कर देंगे, ठीक है। तो 100 से 100 ये कट जाएगा, ये आपके पास 40 ए हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना होगा 40 बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 ए हो जाएगा और प्लस में 20 बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ए और बी निकालेंगे जब, तो आपके पास ए और बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 3:1 आएगा, ठीक है। अब क्या रहे कि बी ए के कितने परसेंट के बराबर है, तो दोस्तों बी कितना है, 1 है, ए के कितने परसेंट के बराबर है, तो 3, ए के जिसके जिसके रेस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे करेंगे, गुना कर देंगे 100, यानी कि 100/3 इसका आंसर होगा। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि होती है, मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम कर दिया जाना चाहिए। देखिए 25% वृद्धि होगी, जब भी इस तरह सवाल होगा ना 25% वृद्धि करेगा तो आप क्या करेंगे 25, अब बटे जितना वृद्धि करेगा तो उतना कर देंगे 125, गुना कर दीजिएगा 100, तो कितना आ जाएगा 25 पंच 125, यहाँ से कितना 20%, यानी 20% इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बहुत ही ट्रिक्स के साथ इसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। रायमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय की है और कुछ दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है। उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की थी, आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि रायमा ने साइकिल से x1 दूरी तय की है, ठीक है, और कितना समय लिया है, t1 समय में की है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे साइकिल से दूरी कितनी चली है, तो यहाँ पे आप देखिएगा साइकिल से कितना होगी, 12 किलोमीटर है ना, तो साइकिल से हम बात करेंगे साइकिल से, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू टी, यानी कि 12 टी चलेगी। ये क्या दूरी हुई ना, ये क्या हुआ दूरी, दूरी पर क्या होता है 4 गुना समय कर देंगे, ठीक है। आप पैदल दोस्तों यहाँ पे चलेगी कितना दूरी, तो पैदल की हम बात करें यहाँ पे, यहीं पे हम कर देते हैं बात इसकी। अगर हम बात करें पैदल, ठीक है, पैदल की हम बात करें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 माइनस कितना हो जाएगा टी हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल कह रहा है कि x1 प्लस x2 बराबर कितना है 64 किलोमीटर। यहाँ देख टोटल दूरी कितनी है 64 किलोमीटर है ना,
64 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12t प्लस में 49 माइनस में 70 बराबर कितना हो जाएगा 64। यहाँ से टी की दोस्तों वैल्यू आप निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा 3 घंटे आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है, तो पी की औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए 1 घंटा में 50 कितना हो गया 50, ठीक है, फिर 2 घंटे में कितना चलते 70, 70 दूनी 140 और बटे कितना है टोटल समय, तो 2 घंटा यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे 3 घंटा, यानी कि 190 बटे 3 कर दीजिएगा। आपके पास जो आएगा दोस्तों वो 63.33 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, जो कहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है तो उसके द्वारा तय की दूरी वास्तव में दूरी किलोमीटर में क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे बनेगा सवाल। ये फिर से ध्यान से पढ़िए इस सवाल को और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ करके कितना हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये देखिए प्रति घंटा है ना, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 4 प्रति घंटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 4 से बढ़ के कितना हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ के हो चुका है और दूरी कितनी 7.5 किलोमीटर हो चुकी है। जब भी आप सेम डिस्टेंस में सेम दिशा में चलेंगे तो आपके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी यानी चार्ज होगी वो क्या होगी घट जाएगा। आपको हम बता रखे हुए हैं, तो 9 में से जब 4 घटेंगे कितना बचेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना, यानी कि आपकी फिक्स चार्ज कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, और समय दोस्तों हमारे पास क्या होता है दूरी बटे 4, दूरी हमारे पास कितनी है 7.5 और 4 हमारे पास कितनी है 5 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपके पास समय निकल चुका है। अब हमको दूरी निकालना है वास्तविक दूरी, तो दूरी पर क्या होता है 4 गुना समय, तो 4 हमारे पास कितना है दोस्तों 4 हमारे पास कितना है 7.5 और इस समय हो गया ना गुना 4 हम कर देंगे, 4 हमारे पास कितना है 4 है। ठीक है, 4 है, 4 हमारे पास क्या करेगा वास्तव में पूछा है, तो वास्तव में कितना था 4 था ना, तो 4 से हम गुना कर दिए। तो यहाँ दोस्तों आप करिएगा ऐसे, तो कितना पास होगा 6 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कह रहा है कि 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है दोस्तों 4:5 दे रखा है, यानी टोटल 45 है जिसमें आपके पास लड़का और लड़की कितनी है, तो 5 4 9 हो गया। यदि हम 4 देखिए 9 5 45 यानी बॉयज हमारे पास हो जाएगी 20 हो जाएगा और गर्ल हमारे पास कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा ना। ठीक है, अब कह रहा है कि लड़कों के औसत अंक कितना 75 है, तो कुल कितना हो जाएगा तो 75 गुना 20, इसे क्या होगा कुल निकल जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा ये 1500 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें लड़कियों कितनी है दोस्तों, लड़की 25 है और उसके बाद औसत अंक कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। जब इसे आप गुना कीजिएगा आपके पास कितना आएगा 2050 आ जाएगा। अब क्या कीजिए आप क्या पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक ज्ञात कीजिए, तो सभी को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ेगा कितना आपके पास आएगा 35 50 आएगा। ठीक है, और टोटल कितनी है लड़की लड़कियां, तो 20 20 40 5 45, यानी इसे 45 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 35 50 बटे कितना 45 कर दीजिएगा, तो आपके पास जो कट के आएगा वो कितना 78.88 आएगा। जो ऑप्शन में नहीं है तो 78.9 ले सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर है इस सी में है। 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर कितना 55 था। 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए थे तो उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए थे आपको ये बताना है। देखिए 12 पारियों के बाद स्कोर कितना था 55 था ना, तो कुल स्कोर कितना हो गया 55 गुना 12, तो 55 गुना 12 क्या हो गया कुल स्कोर हो गया इसका, तो कितना ये 660 हो गया कुल स्कोर इसका। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों कि 14 पारियों का औसत कितना था 60 है, तो जो कितना होगा 14 गुना 60 कर दीजिएगा, तो आपके पास कितना आपके पास आएगा 840 आ जाएगा। अब कह रहा है कि पिछली पारी की तुलना में 20 रन से अधिक बनाए थे, तो 840 माइनस कितना करेंगे 660 करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि हम जानते हैं मान लेते हैं कि 13वीं पारी में स्कोर कितना था x था, तो 14वीं पारी में क्या है तो यहाँ पे देखेंगे तो 20 रन अधिक हो रहा है, तो x प्लस कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा कितना 14वीं पारी में। 13वीं पारी हम क्या माने हैं 13वीं पारी माने हैं x माने हैं। ठीक है, तो 14वीं पारी क्या होगा x प्लस 20 हो जाएगा, क्यों क्योंकि सवाल में कह रहा है कि पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक है, तो पिछली पारी कौन था x था, तो अगली पारी क्या हो जाएगी x प्लस 20 हो जाएगी, कौन सी 14वीं पारी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे तो x प्लस 20 अब प्लस x बराबर कितना हो जाएगा तो 180 जब निकालें यहाँ से, तो यहाँ से x वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 80 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं 9 के प्रथम 30 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए कितना होगा, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 9
30 इंटू 30 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 9 गुना 30 गुना 31 बटे 2 हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आएगा 4185। तो 4185 कहाँ पे है, कहीं नहीं है। अब क्या पूछा है ना, औसत पूछा है ना, सॉरी। तो 4185 या बटे कितना होगा 30, 30 है तो 30 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 30 डिवाइड कर देंगे आपके पास कितना आएगा 139 पॉइंट कितना 5 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष पहले पी और क्यू के आयु का अनुपात कितना है 7:9 है। ठीक है, कब है ये 5 वर्ष पूर्व है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व है। अब क्या है कि 10 वर्ष के बाद दोस्तों, 10 वर्ष के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप देखेंगे अंतर सेम है क्या, देखेंगे आप यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, 3 का अंतर है, यहाँ पे 7 है, 5 है, 2 का अंतर है। तो अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे और यहाँ पे गुना कर देंगे। तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 गुना कर देंगे और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर से करके यहाँ पे गुना कर देंगे। तो कितना कर देंगे 2। तो ये तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना होगा 12 हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा तो 9 3 12 और 7 3 10 हो चुका है ना। यानी कि अंतर कितना हमारे पास है, 3 का अंतर है। और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद कितना होगा, 5 10 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 कर देंगे और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब पूछा है कि वर्तमान उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 5 वर्ष पूर्व में, तो 7 बचे 35 हो गया ना, ये 5 वर्ष पूर्व कितना है 35 है, तो 9 बचे 45 हो गया, 5 वर्ष पूर्व में हो गया। तो अब हम कहेंगे वर्तमान जाने के लिए क्या करेंगे, 5 उसमें जोड़ देंगे दोनों में। तो जब 35 से 5 जोड़ेंगे कितना होगा 40 हो जाएगा, और जब 45 से 5 जोड़ेंगे कितना होगा 50 हो जाएगा। तो यानी 45 और 50 का यहाँ पे रेशियो होगा। रेशियो क्या होगा, तो ये काट दीजिए, 4:5 का रेशियो होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है, 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपको बताना है। दोस्तों इस टाइप के सवाल को हम बताए थे आपको कि आप जो है इसे ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजीली से सॉल्व हो जाएगा। कैसे आप लोग करेंगे, जिसे मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है 44 वर्ष है। ठीक है, पिता कितनी है 44 वर्ष है पिता। तो बेटा कितना हो जाएगा दोस्तों, बेटा कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि 24 वर्ष बड़ा है, यानी कि बेटा से 24 वर्ष बड़ा है, तो इसमें 24 घटाएंगे कितना होगा 14 में से 0 20, यानी कि वर्तमान में अगर बेटा 20 साल का है तो पिता कितना है 44 साल का है। क्यों 44 साल का है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इससे 24 साल बड़ा है। ठीक है, कंडीशन फुलफिल हो गया। अब क्या है कि 4 साल के बाद दोस्तों, 4 साल के बाद होगा ना, तो पिता भी 4 साल बढ़ेगा और पुत्र भी 4 साल बढ़ेगा। तो ये कितना हो गया 48 हो गया, 4 साल बढ़ाएंगे तो ये कितना हो गया 24 हो गया। अब क्या कह रहा है कंडीशन कि 4 साल के बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं 24 नहीं 48 हो गया दोगुना। इसका मतलब हम जो 44 वर्ष माने थे ये बिल्कुल सही माने थे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इसको, ये आपके पास रीजनिंग है। कह रहा है कि हाइग्रोमीटर जो है ना आर्द्रता से संबंधित है, तो बैरोमीटर किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, आर्द्रता को मापते हैं। उसी प्रकार से बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं तो वायु दाब मापते हैं, जो 41 का बी में हमारे पास का आंसर दे रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके पास रीजनिंग का सवाल है, आपके पास सीरीज है, इसको आप सॉल्व कीजिए। बी एफ के है, आई एम आर है, जी डी जी पी है, आगे क्या होगा। दोस्तों बी कितना होता है 2 होता है ना बी, ये 6 के 11, यहाँ पे आई 9 एम 13 आर 18। आप क्या देख पा रहे होंगे कि 7 इसमें बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है, और इसमें 7 बढ़ रहा है, यानी प्रत्येक में 7 बढ़ रहा है। तो डी कितना होता है 4 होता है, जब 7 बढ़ाएंगे कितना होगा 7 से 11, 11 क्या होता है के होता है, यानी के से शुरू होगा, के से ये शुरू हो, ये नहीं है, ये हमारे सवाल का आंसर नहीं हो सकता है। फिर जी कितना था 7, 7 से 14 करेंगे एन होगा, के एन कहाँ पे, के एन इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा। पी कितना होता है दोस्तों 16, 16 साल कितना होता है तो 23 होता है, 23 क्या होता है डब्ल्यू 23, यानी कि ये वाला सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि इस आकृति में क्या आने वाली है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा ना, ये जो सर्किल हमारे पास है, ये इसमें आकृति में जाने के बाद ये बड़ा वाला हो जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो इस पोजीशन पे रहता है ना वो बड़ा वाला हो जाता है बाहर से। तो ठीक उसी प्रकार से जब इस पोजीशन पर है बड़ा वाला हो जाएगा बाहर से। ठीक है, बड़ा वाला कहाँ पे बाहर से देख लेते हैं, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है क्या, इसमें है क्या, नहीं है। तो आप इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन ए वाला आकृति बन रहा है हमारे पास, और ए वाला जब आकृति बन रहा है हमारे पास, तो ए वाला आकृति कहाँ पे है, ऑप्शन डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। रमेश जो है ना मोहित की माँ का ससुर है। ठीक है, रमेश जो है मोहित की माँ का ससुर है।
ठीक है। मोहित की माँ का ससुर है, यानी कि मोहित का दादा कौन हो गया, रमेश हो गया। मोहित विशाल का इकलौता भाई है, ठीक है। मोहित चाहे विशाल का इकलौता भाई है, तो मोहित का रमेश से क्या संबंध होगा, तो दोस्तों मोहित का रमेश से क्या होता है, दादा हो गया। तो ये पुत्र का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन बी हो आंसर हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि एक्स वाई की बहन है, एक्स जो हमारे पास है वो क्या है, तो वाई की बहन है एक्स, ठीक है। एक्स जो है जेड की पत्नी है, यानी कि एक्स जो है जेड की पत्नी है, तो जेड पुरुष हो जाएगा, ये पति पत्नी हो गई और इसकी बहन हो गई। यानी आप ये कह सकते हैं कि जेड वाई के बारे में कंफर्म नहीं है कि वाई पुरुष है कि महिला है, अभी तक कंफर्म नहीं है। वाई एम की दूसरी बेटी है, अब कंफर्म हो चुका है कि एम की दूसरी बेटी वाई है, इसका मतलब वाई भी क्या है, तो मतलब कि बेटी है। जब एक्स की बेटी थी, वाई भी बेटी थी, किसकी बेटी है दोनों, तो एम की बेटी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एम जो है ना, ये भी कंफर्म नहीं है कि एम पुरुष है कि महिला है, पता नहीं है। वाई जेड का क्या संबंध है, तो वाई और जेड का क्या संबंध है दोस्तों, तो वाई जेड की क्या साली हो जाएगी ना, तो वाई जेड का, तो वाई कौन है जेड का, तो साली हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 45 का आंसर क्या होगा, बी। आगे बढ़ते हैं। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है, यानी सौम्या जो है तनु के एकमात्र भाई की माँ है। इसका मतलब सौम्या जो है ना तनु की भी माँ है और उसके भाई की भी माँ है। यानी कि सौम्या की दो बच्चे हैं, एक तनु है, एक उसका भाई है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। प्रीतम जो है ना तनु के पिता का एकमात्र पुत्र, यानी कि तनु और प्रीतम दोनों क्या हो गया, भाई भाई हो गया ना, ठीक है। और सौम्या क्या हो दोस्तों, यहाँ पे सौम्या उसकी माँ हो गई, ठीक है। अब सौम्या प्रीतम की क्या है, तो सौम्या प्रीतम की कौन हो जाएगी, तो माँ हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। यहाँ पे फिर से कह रहा है कि एक सीरीज है, उसको आप फुलफिल कीजिए। 2 14 है, ठीक है। तो 2 7 14, 14 5 70, ठीक है। और फिर हम क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, फिर कितना कर देंगे, दो दो कम हो रहा है ना, तो फिर 1 कर देंगे, तो 210 गुना 1 210 से होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 126 है, तो 5 क्यूब प्लस कितना होता है, 1 कितना होता है, 126, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 6 क्यूब प्लस 1 कितना होगा, 217। इसी प्रकार 7 क्यूब प्लस 1 कितना होगा, 344। 8 क्यूब प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, तो आपके पास 512 प्लस 1 कितना होता है, 513 होगा, जो ऑप्शन में किसमें दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग आगे क्या करते हैं देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखिएगा, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उस अक्षांशिक समूह की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला संबंधित नहीं है, ठीक है। तो संबंधित कौन सा नहीं है आपको बताना है। देखिए एन कितना होता है 14, ये 16, ये कितना हुआ 18, ये 20, ये कितना होता है 22, यहाँ तक तो सही है। जी 7, 3 10, 10 3 13, सही है। और 13 3 16 होना चाहिए, यहाँ पे पी होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे क्यू दे रखा है, इसलिए ये गलत है। टी क्यू 12 कहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत हमारे पास हो जाएगा। 49 का 1 नंबर। आगे बढ़ते दोस्तों, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न की आकृति की निकट समानता दर्शाती है। तो कौन सी यहाँ पे आकृति जो समानता दर्शाती है आपको बताना है। आप देखेंगे ध्यान से, तो जो हमारे पास ये आकृति है ना, ऑप्शन डी वाली, यही क्या करती है, यहाँ पे समानता दिखाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुनिए। कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी, आपको वो चूज करना है, ठीक है। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे, आकृति 3 जो है हमारे पास यहाँ पे इसकी आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है, ठीक है। तो कौन सी जो पैटर्न को पूरा करती है आपको ये बताना है, ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी वाली जो आकृति है ना, यही पूरा करती है। आप देखेंगे तो यहाँ से आ रही है और यहाँ से केवल एक ही आ रही है, बाकी किसी में यहाँ से नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं। 29 क्यू 8 8 56 176, तो कैसे ये हो रहा है, तो 29 गुना 8 करेंगे और -56 कर देंगे तो कितना होगा, 176 हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से 51 गुना 3 कर देंगे और -46 कर देंगे तो कितना आपके पास हो जाएगा दोस्तों। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो आपके पास 107 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 ये वाला है, इसमें क्या क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे, 4 गुना 4 अब भागा 2 कर देंगे तो कितना आपके पास 8 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से गुना कर देंगे, भागा कर देंगे 3 से, तो 7 यहाँ पे 7 गुना 6 भागा 3 कर देंगे, 3 दूनी 6 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर। 55 का प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पहला स्तंभ है 9 गुना 5 बराबर कितना होता है 45, और 45 तिया कितना होगा, देखिए 9 गुना 5 कीजिए 45 हुआ,
अब 45 गुना इसको 3 कर दीजिए तो कितना हो गया, 345 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, 10 गुना 6 60, 60 60 हो गया ना। वैसे नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए 9 × 45 हुआ ना, इस 3 को यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे 3 ये वाला आगे लिख के, सॉरी जो हम बताए तो गलत बताए थे, ये दोनों गुना करके 3 को आगे लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे 10 गुना 60 हो गया और 4 को यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम 1177 करेंगे और 5 को आगे लिख देंगे तो 577 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं, 927 है तो आगे क्या आएगा दोस्तों, ये क्या होता है आपके पास, 3 का स्क्वायर होता है और 3 का ये क्यूब होता है। सेम उसी प्रकार से आप देखिए कहाँ पे है, तो ये 9 का स्क्वायर होता है, ये 9 का क्यूब होता है, इसलिए आंसर डी हमारे इस प्रश्न का। सी 24 दे रखा है, आई 46 दे रखा है, तो फॉक्स क्या होगा दोस्तों। सी का उल्टा क्या होता है, एक्स कितना होता है 24, ई का उल्टा कितना होता है भी होता है 22, वाई का उल्टा क्या होता है बी, अब बी कितना होता है 2, 22 तो 24, ई कितना भी 22, तो 22 44 तो 46 हो गया ना, यानी कि उल्टा करके जोड़ दीजिए। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा, ULC हो जाएगा, 21 + 12 + 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास, तो 36 हो जाएगा। 36 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, विकल्प में से कौन अलग है आपको चूज करना है, अलग कौन सा है यहाँ पे, शेर है, चीता है, जिराफ है दोस्तों, यहाँ पे घोड़ा क्या होगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा। प्रतीक के चिन्ह को सेट कीजिए, कौन से प्रतीक यहाँ पे सेट हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, तो यहाँ पे आप भागा कर दीजिएगा, 72 / 8, ठीक है, गुना 5 + 4 करेंगे तो आपके पास 49 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सा संबंधित यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन डी वाली आकृति जो सी, ये संबंधित नहीं है, बाकी अंश सभी यहाँ पे संबंधित यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, वाक्य में रेखांकित अंश में कारक कौन सा है, यानी सोहन को इसमें कौन सा कारक दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे पास संप्रदान कारक दे रखा है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध दे रखा है दोस्तों। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, ये बात शुद्ध दे रखा है। आह्वान का विलोम क्या होता है दोस्तों, आह्वान जो है ना, इसका विलोम होता है विसर्जन, क्या होता है, विसर्जन करना होता है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए, किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला क्या बोलते हैं, किसी विषय या क्षेत्र का पूरा जो ज्ञान रखता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग पारंगत कहते हैं। ठीक है, मिर्सा किस शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों, मिर्सा जो है ना, मिर्सा ये किसका होता है आपके पास, मिथ्या का होता है मिर्सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है कि ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है, तो कौन सा यहाँ पर संख्या आएगी, स्थापत्य कला क्या होगा, अद्भुत नमूना होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। तीन पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जो तीन पकड़ना मुहावरा है इसका अर्थ होता है शरण में जाना, क्या होता है शरण में जाना, ये आपके पास गद्यांश से आप लोग पढ़ लेंगे, इसका आंसर आप लोग ढूंढ लीजिएगा। मनुष्य ने आगे बढ़ना सीख लिया है, इसका आंसर क्या होगा, जीवन के प्रत्येक पहलू को कारण और कार्य की कसौटी पर रख करके। विज्ञान ने हमें कौन सी अमूल्य निधि दी है दोस्तों, कौन सी दी हमारे पास, तो जीवन के प्रति तार्किक पद्धति के बारे में अमूल्य निधि दी है। अंधविश्वास और जड़ता का कुहासा किसके कारण छट रहा है दोस्तों, यह तर्कसंगत और व्यावहारिक दृष्टि से क्या है यहाँ पे छट रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे साइनोनिम्स बताना है आपको किसका, डेट्रीमेंटल का दोस्तों, इससे क्या होता है आपके पास हार्मफुल यहाँ पे हो जाएगा। साइनो किसका बताना है आपके पास, लिविड का, लिविड दोस्तों साइनो क्या आपके पास हो जाएगा, तो फ्यूरियस हो जाएगा। ठीक है, एंटो बताना है किसका, फोरलॉर्न का, फोरलॉर्न का दोस्तों आपके पास क्या बताना है, आपके पास एंटोनिम्स बताना है, ये क्या हो जाएगा पास, इलेक्टेड हो जाएगा, इलेक्टेड। ठीक है, जेनिथ का आपके पास एंटो बताना है, जेनिथ। ठीक है, इसका एंटो क्या हो जाएगा, नादिर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि सेफ टू ड्रिंक, इसका आपको बताना है कि उसका आंसर होगा ऑप्शन सी पोर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है कि गो गैदर, इसका आइडियम्स बताना है आपको दोस्तों, ये क्या होगा आपके पास, ए रियल अचीवर हो जाएगा। फिर से आपके पास आइडियम्स है, द सोर्ड ऑफ डेमोस्किल्स, ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो ऑप्शन सी एन इम्पेंडिंग थ्रेट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है कि वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप, इसमें कौन सा पार्ट में एरर है आपको वो चूज करना है दोस्तों। ध्यान से देखेंगे तो व्हेन वी विल यहाँ पे जो है यहाँ पे गलत दे रखा है, ये गलत है, बाकी अन्य सभी यहाँ पे दे रखे हैं कथन है, तो वी विल व्हेन विल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है,
ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। एक पैसेज है, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। पैसेज को पढ़ने के बाद जो आपके पास जो आंसर आएगा आप लोग ढूंढ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, देख पा रहे होंगे आप। बहुत एनर्जी खपत होती है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है सॉल्व करने में। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपसे क्या मांगते हैं, बस यही ना कि थोड़ा सा लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग वो भी नहीं करते हैं। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, हमारा काम है, हम करते रहेंगे चाहे जो कुछ हो जाए। आप लोग करना होगा कीजिएगा, नहीं करने का मन होगा मत कीजिएगा। यहाँ दोस्तों इसका आंसर होगा फॉसिल। ठीक है, वाट द प्री हिस्टोरिक मेक लुक लाइक, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आपके पास ऑप्शन बी ही लुक्ड लाइक एन मैप हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दे रखे हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, ये दोनों कथन सही हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है दोस्तों, ये क्या आपके पास होता है, तो ऑप्शन डी प्रोग्राम काउंटर होता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, उसे बोलते हैं एनालिटिकल इंजन कहते हैं। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा आपके पास होता है, डिजिटाइजर का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग सभी लोग। तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन यहाँ पे सही है, इन दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे हैं। वास्तविक भौतिक पतों के लिए तार्किक पतों के मानचित्रण की प्रक्रिया के रूप में किसे जानते हैं, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं एड्रेस बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB किसके बराबर होता है दोस्तों, तो 1 GB जो होता है आपके पास ये 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छा उदाहरण है किसका, तो दोस्तों ये आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का अच्छा उदाहरण होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण होता है, तो पाम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपके पास होता है सिंगल यूजर या सिंगल टास्किंग के लिए ये उपयोग होता है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क क्लीनअप टूल क्या है दोस्तों, डिस्क क्लीनअप टूल की बात करें तो ये यूटिलिटी होता है। सिंटैक्स एरर को डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो सिंटैक्स एरर को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं आपको बताना है दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखेंगे इस बात को, तो आपके पास कंट्रोल यूनिट को हम प्रदर्शित करते हैं। सी हर्च में निम्न से किस क्लास का उपयोग प्रोग्रामिंग द्वारा आपके सिस्टम की फाइलों पर निगरानी रखने के लिए करते हैं हम लोग, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे वो कौन सा आपके पास हो जाएगा, ये हम लोग करते हैं फाइल सिस्टम वॉचर क्लास। 124/16 का डेसिमल रूपांतरण क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे 292 हो जाएगा। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करने समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये कुंजियाँ प्रयुक्त होती है, कौन सी कुंजियाँ प्रयुक्त होती है, तो Ctrl+C + Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। MS एक्सेल वर्कबुक में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजियों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, हम लोग इस्तेमाल करते हैं Shift+F11 का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंटेशन को सुरक्षित रखने के लिए इसे पासवर्ड से सुरक्षित कर सकते हैं, पावर पॉइंट में ऐसा करने का सही क्रम क्या होता है, तो दोस्तों सही क्रम होता है आपके पास फाइल इन्फो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है, आप लोग ध्यान से देखेंगे इस बात को, जो ऑप्शन डी हमारे पास है यही एक वैध ईमेल आईडी नहीं है, बाकी अन्य सब यहाँ पे वैध ईमेल आईडी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन करता है दोस्तों, इंटरनेट नेटवर्किंग यहाँ पे करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरल आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है दोस्तों, ये होती है प्रलेख और संचिकाएं फाइल्स बनाना। और लास्ट सवाल आपके पास है कि यदि किसी उपकरण एक केंद्रीय हब से जुड़े हुए हैं तो टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग देखेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 12 को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब हमारे पास जो है कुल 3 प्रैक्टिस सेट और बचाते हैं इस बुक में, उसके बाद ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट्स हमारे साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।